Hello students, I am back with your new video of the chapter 2, the First World War and their effects. So students, I have already completed the first 2 pages of the chapter 2 of social science subject. So today in this video we will start the second 2 pages. So let's begin our third page. Okay students, so the third page topic is the First World War. So let's look this topic. In the First World War, 24 nations supported the Allied nations and 4 nations supported the Axis nations. Initially, Germany made noteworthy victories in Europe. It ruined the French army. It brought many submarine wars and destroyed the ships of the Allied nations. Many soldiers and civilians died because of tanks and poisonous gases. In 1917, the Russian Revolution started, so Russians withdrew from the war. Germany was very strong at this time. It managed to drown an American steamer, Lusitania, in which 147 American soldiers died. So students, in this video we are discussing about the First World War students, right? So in the First World War 24 nations were aligned. मतलब 24 नेशन एक साइड में थे और 4 नेशन अलग साइड में थे. ओके, सो जर्मनी मेड नोटवर्दी विक्ट्रीज इन यूरोप. यूरोप में सबसे ज़्यादा जर्मनी ही जीता था एंड फ्रेंच आर्मी को पूरी तबाह कर दिया था. रूइंड मीन्स तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर देना. सबमरीन के थ्रू वॉर हुआ था, मतलब अंडर वाटर भी वॉर हुआ था. सबमरीन पता है आप लोग को स्टूडेंट्स, जो हमारे अंडर वाटर जो शिप्स होते हैं वो उसको सबमरीन बोलते हैं स्टूडेंट्स. तो ऐसे बहुत सारे वॉर सबमरीन के थ्रू मतलब अंडर वाटर थ्रू हुआ था, जिसमें बहुत सारे शिप्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे. उसमें बहुत सारे सोल्जर्स और सिविलियंस, सोल्जर्स तो आपको पता है, सिविलियंस मतलब वहाँ के नागरिक, वो लोग भी बहुत की मौतें हो चुकी थी बिकॉज ऑफ द टैंक्स एंड पॉइजनस गैसेस, जो जहरीले गैसेस होते हैं उसके थ्रू. इन 1917 रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड. उसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड और रशिया ने विड्रॉ कर लिया वॉर से, मतलब जो वॉर हो रहा था उसमें से रशिया निकल गया था. फिर जाके जर्मनी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस टाइम, मतलब जर्मनी उस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग था. एंड स्टूडेंट्स, एंड इट मैनेज टू ड्रॉन एन अमेरिकन स्टीमर. उन्होंने, जर्मनी ने एक अमेरिकन स्टीमर था जिसका नाम था लूसिटेनिया, जिसमें 147 अमेरिकन सोल्जर्स थे, वो सबकी मृत्यु हो गई. दे ऑल डाइड बिकॉज ऑफ द जर्मनी स्टूडेंट्स. Consequently, America joined the Allied nations for the war in which 1917. With that, countries like Panama, Greece, Cuba, China and Siam joined the Allied nations. Thus, the Allied nations became stronger. German army could not withstand the American troops. The whole position of the war changed. Bulgaria in September 1918, Turkey and Austria in October 1918 joined the Allied nations. The German leader Kaiser abdicated his position and ran away. Germany surrendered to Allied nations and signed a ceasefire treaty, and the war came to an end. सो स्टूडेंट्स, क्या हुआ, पहले जर्मनी टॉप में था, जर्मनी ने सब कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दिया था. फिर क्या हुआ कि अमेरिका ने एक अलाइंड नेशन कोलैबोरेट किया वॉर के लिए. कब किया? अप्रैल 1917 में. वो पैनामा, ग्रीस, कुबा, चाइना और सेम, ये सारे लोग अमेरिका के साथ हो गए. दे हैव जॉइंड एन अलाइंड नेशन, ये सारे एक साथ हो गए. तो जो अलाइंड नेशन था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया जर्मनी के खिलाफ.
तो उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी आर्मी कुड नॉट स्टैंड, मतलब जर्मनी के जो आर्मी थी वो अमेरिकन ट्रूप्स के सामने खड़ी नहीं हो सकी। दे वर नॉट एबल टू डू द वॉर, द होल पोजिशन ऑफ द वॉर चेंज्ड, पूरा का पूरा जो वॉर का सिचुएशन था वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। पहले क्या था, पहले जर्मनी टॉप में था और जितने भी कंट्रीज थे अमेरिका वेरिका वो सब लास्ट में थे। अब जर्मनी लास्ट में हो चुके हैं एंड अमेरिकाज एंड देयर अलाइंड नेशंस आर इन द टॉप फेल। द बल्गेरिया इन सितंबर 1918, जो बल्गेरिया है वो टर्की और ऑस्ट्रेलिया के साथ अलाइंड नेशन में आ गए थे। मतलब बल्गेरिया, टर्की एंड ऑस्ट्रिया ये अक्टूबर 1918 को सारे एक अलाइंड नेशंस में हो गए थे, साथ हो गए थे। फिर जो जर्मन का जो लीडर था कैजार, वो अपने पोजीशन भाग गया, अपने पोजीशन से हट गया और वो भाग गया, रैन अवे। फिर उसके बाद जर्मनी ने अलाइंड नेशंस, मतलब जो अमेरिका के अलाइंड नेशन का था उसके सामने सरेंडर कर दिया, झुक गए और उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, जो वो ट्रीटी का नाम था सीज फायर ट्रीटी। एंड उसके बाद वो वॉर एंड हो गया, मतलब द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वुड बी एंड स्टूडेंट्स। ओके, तो अब आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे एंड हुआ। दैट्स ग्रेट, राइट। नाउ वी विल सी द इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दैट इज अ वेरी मेजर इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। So there are 4 effects, so we will discuss that one right now. First one is destruction of man and material. Approximately 6.5 crore people took part in the war. At least 1 crore died. About 2 crore were injured and around 70 lakhs were rendered permanently handicapped. More number of people died because of starvation and other forms of killings and epidemics that broke out after the war. The total war expenditure was quite high. So students, डिस्ट्रक्टिव ऑफ मैन एंड मटेरियल मतलब कितने, एक्चुअली ये जो वॉर था उसमें 6.5 करोड़ लोग ने पार्टिसिपेट किया था, मतलब वो लोग वॉर में थे। उसमें से 1 करोड़ लोग की मृत्यु हो गई, डाइड। 2 करोड़ तक इंजर्ड थे सारे के सारे, और 70 लैक्स जितने हैंडीकैप हो गए थे, परमानेंटली हैंडीकैप, मतलब वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और जो बचे हुए थे वो सारे स्टारवेशन मतलब भूख के मारे मर चुके थे। और भी जो जिस तरह से एक दूसरे को मारने का और हत्या करने का वो सारे चीज़ें के बाद जितने थे उतने भी बच गए, मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था, लाइफ बहुत ज़्यादा गई थी इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। एंड द टोटल वॉर एक्सपेंडिचर वॉज क्वाइट हाई, ये जो वॉर का जो एक्सपेंडिचर था वो बहुत हाई था स्टूडेंट्स। नाउ वी विल सी द सोशल चेंज ड्यूरिंग द वॉर, सिंस मेजॉरिटी ऑफ द men of all nations were on the war front, women surrounded the responsibility of the family and occupation. They stepped out of their homes and successfully took over the responsibility in the different professional fields. The self-confidence of their being equivalent to men. Enhanced, consequently, the demand for women to exercise their franchise was raised. During the war, the production of things of basic necessity had reduced. So, problems like scarcity, unemployment, starvation, strikes, lockouts, etc. raised their hands. People suffered a lot and children's condition was pathetic. So students, social change, we will discuss about the social change. So during the war, the majority of men, मतलब जो नेशन में मैंस थे वो बहुत ज़्यादा थे, एंड मैन के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी वुमेंस के रिलेटेड, फैमिली के रिलेटेड, उनके ऑक्यूपेशन का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन के ऊपर ही थी, राइट स्टूडेंट्स। व्हेन द वॉर हैव ब्रोक आउट, देयर होम्स एंड सक्सेसफुल took over the responsibility in different fields, professional field. तो जो मेंस होते हैं वो सारे अलग अलग
प्रोफेशंस में, अलग अलग फील्ड्स में, सब चीज़ों में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे और वो घर से बाहर सक्सेसफुली जाते थे। द सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज़्यादा और बढ़ रहा था। Consequently, the demand for women to exercise their franchises was raised. मतलब ये मेन ज़्यादा बढ़ने लगे तो वुमेन्स की भी एक डिमांड हुई कि दे ऑल्सो वॉन्टेड टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज एंड देन आफ्टरवर्ड्स देयर फ्रेंचाइज हैव बीन रेज्ड, मतलब बढ़ चुका। ड्यूरिंग द वॉर द प्रोडक्शन ऑफ थिंग ऑफ बेसिक नेसेसिटी हैज़ रिड्यूस्ड। ये वॉर के कारण जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी बहुत कम हो चुकी थी, बहुत रिड्यूस हो चुकी थी। सो प्रॉब्लम्स लाइक स्कार्सिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टारवेशन, सो इस टाइप के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ चुके थे। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब काम के लिए जगह ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं हैं, खाना ही नहीं है, तो हाउ दे विल ग्रो अप? And that's the reason a lot of people and their children were in a bad condition, students, and that's why the word pathetic have been used. Pathetic means that is very poor, bad means बहुत खराब आप बोल सकते हो। Okay students, now we will see the third one, the Treaty of Versailles, June 1919. At the end of the First War, the unconditional surrenders of Germany in front of the Allied nation brought an end to the war. Then the Allied nations undertook the peace process in Paris, in which some 58 commissions were formed and 145 sessions were organized. The agreement made with Germany during the Paris peace process was made in the mirror place at Versailles. Thus, it came to be known as the Versailles Treaty. There are 4 provisions in the Treaty of Versailles. First one is regional arrangement, second is reduction in troops and disarmament, third is the arrangement of distribution of gains at the end of the war and war fine, fourth one is other provisions. So students, the Treaty of Versailles means when the end of the First World War, जब First World War का ख़त्म हो गया, एंड आ गया, और जब जर्मनी ने सारे अलाइड नेशन के सामने सरेंडर कर दिया था एंड उसके बाद वो वॉर ख़त्म हो गया था, बंद हो गया था। सो द अलाइड नेशन अंडरटुक द पीस प्रोसेस इन पेरिस। पेरिस में पीस प्रोसेस मतलब शांतिपूर्वक प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट किया, जिसमें 58 कमीशंस फॉर्म्ड हुए और 145 सेशंस हुए थे। टोटल 145 सेशंस हुए थे। तो जर्मनी के साथ उनकी एक एग्रीमेंट थी पेरिस पीस प्रोसेस में। वो क्या था और वो कहाँ हुआ था? मिरर पैलेस एट वर्सलीज में हुई थी। ये जो ट्रीटी की बात है, एग्रीमेंट, वो मिरर पैलेस एट वर्सलीज में हुई थी। तो देयर वाज अ 4 प्रोविजंस, ये 4 प्रोविजंस हुए थे और ये मिरर पैलेस एट वर्सलीज में हुई थी। इसके वजह से ये ट्रीटी को वर्सलीज ट्रीटी बोला जाता है स्टूडेंट्स। और इस ट्रीटी में 4 कंडीशंस थे, 4। फर्स्ट वन इज रीजनल अरेंजमेंट, रीजनली देखना है, रिडक्शन इन ट्रूप्स एंड डिसआर्ममेंट, अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स एट द एंड ऑफ द वॉर एंड वॉर फाइन एंड अदर प्रोविजंस। मतलब जो भी खर्चा है व जो भी चीज़ें थी वो सारी की सारी जर्मनी को अलाइंड नेशंस को देना था स्टूडेंट्स। ओके, सो नाउ द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, ब्रिटिश प्राइम Minister Lord George, French President Clemenceau and Italian President Orlando played an important role in the treaty. Germany was found responsible for the war. A war fine of £6.5 billion was imposed on Germany. It had to give away the rural region to France. Its Rhine River had to be opened for international sea route. The Rhineland region on French border was disallowed from being a fortress, as well as this mineral rich region was
given away to France for 15 years. So students, जो अमेरिकन के प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन, ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड जॉर्ज, और फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट थे क्लेमेंको, और इटालियन प्रेसिडेंट ऑरलैंडो, ये लोगों ने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल किया था ट्रीटी में, क्योंकि जर्मनी वॉज फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर। जर्मनी की वजह से ही ये वॉर हुआ था। तो 6.5 बिलियन पाउंड जर्मनी को देना था और उनके रूरल रीजन फ्रांस को दे देना था। उनके जो रूरल रीजन है वो भी फ्रांस को दे देना था। और राइन रिवर जो है जर्मनी में, वो राइन रिवर इंटरनेशनल वाइल सी रूट ओपन कर देना था। तो फिर जो राइनलैंड रीजन फ्रेंच बॉर्डर का था वो सारे के सारे बंद थे, डिसअलाउड थे, वो सारे के सारे रीओपन किए और फ्रांस को दे दिया फॉर 15 ईयर्स तक में। मोस्ट ऑफ द जर्मन ऑर्गेनाइजेशंस वेयर कॉन्फिस्केटेड। एलिस एंड लॉरेन वेयर टू बी रिटर्न टू फ्रांस। Besides this, Germany was to give to France and other allied nations a large quantity of coal and iron annually as the benefits of war. Germany was made to sign these terms and conditions on gunpoint and forcibly, because of which there was bitterness and desperation amongst Germans. Consequently, the German economy failed miserably. So students, जितने भी जर्मन्स थे, जो भी उनके अगेंस्ट वो लोग खड़े हुए थे, राइट, क्योंकि वो तो हार चुके थे वॉर। तो उसके बाद उनकी जितनी भी अलाइंसेस थी, सारे अलाइन नेशंस ने उनके ऊपर प्रेशर डाला कि उनके एलिस एंड लॉरेन को फ्रांस में रिटर्न कर दिया जाए और एक लार्ज अमाउंट क्वांटिटी की कोल और आयरन हर साल एनुअली जर्मनी को देना पड़ेगा नेशंस को। और ये सारे की सारी ट्रीटी गन पॉइंट में लिखी गई थी। इसी के वजह से जर्मनी वॉज इकोनॉमिकली, मतलब पैसे के रिलेटेड बहुत ज़्यादा फेल हो गया था स्टूडेंट्स। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। देयर वाज अ फीलिंग ऑफ रिवेंज इन साइनिंग द ट्रीटी विद द नेशंस दैट वी डिफीटेड इन द वॉर। पीस कुड नॉट बी एस्टैब्लिश्ड विद द ट्रीटी. Socialist Russia was not given a place in the League of Nations. America did not join the League of Nations. That's why it can be said that the reason for the Second World War was in the peace process of the First World War itself. So students, long term effects is like that way कि ये पूरा का पूरा मतलब बहुत टाइम तक ये इफ़ेक्ट रहा है। तो एक्चुअली जब ये ट्रीटी साइन कर रहे थे तो वो एक उसमें रिवेंज था, वो रिवेंज चाहते थे, तभी जाके ये ट्रीटी हुआ था। क्यों? क्योंकि वो वॉर में डिफीट हो गए थे और इसके वजह से पीस तो था ही नहीं ये ट्रीटी में, शांति तो थी ही नहीं ये ट्रीटी में। और एक्चुअली सोशलिस्ट रशिया को उसके लीग ऑफ नेशन में से हटा दिया गया था और अमेरिका भी डिड नॉट जॉइन द लीग ऑफ नेशंस। अमेरिका ने भी लीग ऑफ नेशन ज्वाइन नहीं किया था। तो एक्चुअली देखें कि यही एक रीज़न था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था। किस लिए होना था? क्योंकि एक पीस मिले, एक शांति मिले, इसके वजह से ये हुआ था स्टूडेंट्स। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पेज। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको ये दिख रहा हो अच्छे से। सो लेट्स बिगिन द नेक्स्ट टॉपिक। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द रशियन बोल्शेविक रिवॉल्यूशन 1917। तो रशिया में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। द रशियन रिवॉल्यूशन 1917 is considered as an important event in world history. The Russians had been oppressed and suppressed by the Tsar of Russia. The Russian Caesars who inherited the position were all dictators and enjoyed uncontrolled rule over people. People did not have any rights during this period. The Caesars were so cruel and pitiless on people that if anyone demanded for any rights, he was tortured, suppressed and
severely punished or condemned to be sent to the bone chilling and dead cold of Siberia. This uncontrolled and oppressive Caesardom became the reason for grief, poverty and suffering among people. The Russian farmers, laborers and peasants were not getting enough income. Despite working very hard, they become very poor. So students, the Russian Revolution, in this whole first paragraph, we were discussing about the Russian Revolution. So Russian Revolution is having a very important role, important event in वर्ल्ड हिस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये जो रशियंस थे ये बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड और सप्रेस्ड थे सिजार ऑफ रशिया को बोल के. इसके जो सिजार मीन स्टार्स ऑफ रशिया बहुत ज़्यादा फेमस था. सो जो रशियन सिजार्स थे, रशियंस के भी डिविजन्स होते हैं, तो जो रशियन सिजार थे वो ज़्यादा ही अपने पोजीशन के रिलेटेड बहुत हैप्पी थे एंड डिक्टेटरशिप चाहते थे एंड इंजॉयड अनकंट्रोल रूल ओवर पीपल. तो वो इंजॉय करते थे पीपल को रूल करना. अनकंट्रोल रूल मतलब वो एकदम रूल पे रूल, मतलब अपना ही देखते थे वो, उनको और किसी से कुछ मतलब ही नहीं था. तो पीपल डिड नॉट हैव एनी राइट्स ड्यूरिंग दैट पीरियड. मतलब पीपल के पास, लोगों के पास कोई राइट ही नहीं था कि वो कुछ बोल सके. बिकॉज द रशियन सीजार्स वे वेरी मच क्रूअल एंड पीटीलेस. मतलब उनको दया भावना आती ही नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा क्रूअल थे, खराब थे. वो अपने ही राइट्स के रिलेटेड देखते थे और दूसरों को टॉर्चर करते थे, बहुत परेशान करते थे, पनिश्ड करते थे उनको बहुत अलग अलग गलत जगहों, मतलब जगह पे जाके उनको पनिश करते थे. और उनको बहुत ज़्यादा ठंड में, मतलब साइबेरिया के ठंड में मरने के लिए भी छोड़ देते थे स्टूडेंट्स. तो ये जो इनकी अनकंट्रोलेबल सिजारडम था, ये भी एक रीज़न था कि जो रशियन रोबेशिक रिवॉल्यूशन हुआ था स्टूडेंट्स. क्योंकि इसमें इसके थ्रू वो अपने आप तो अमीर हो रहे थे और उनके जो लोगों थे उनको बहुत पुअर बना दे रहे थे, पॉवर्टी में वो लोग जा रहे थे. और बहुत सारे लोग, बहुत के पास तो काम भी नहीं था और वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे. जो रशियन के फार्मर्स थे और जो लेबर्स थे वो, और पीजेंट्स मतलब मर्चेंट्स, वो सारे के पास कोई इनकम ही नहीं था, कोई पैसा ही नहीं था कि वो कुछ काम कर सके. बट वो काम बहुत ज़्यादा करते थे, पर तब भी वो बहुत ही पुअर ही थे. मतलब वो जो भी कमा रहे थे वो उनको सिजार को देना पड़ रहा था, तो वो पुअर ही थे, उनके पास कोई पैसा ही नहीं था स्टूडेंट्स. Under the leadership of Father Gapon, a large rally was taken out to the Caesar's residence, Winter Palace, 22 January 1905, Sunday. These people were unarmed, while some had the Caesar's picture in hand with captions like "Long live the little white lord of Russia" written on it. The Caesar's army opened fire on these innocent people, because of which thousands of innocent people died, and the snow in Petersburg, where the Caesar's palace was situated, turned red with blood. This day is known as Bloody Sunday. So what happened? जो फादर गैपोन के लीडरशिप में एक बहुत बड़ा सीजार रेसिडेंस में एक आउटर रैली हुआ था. तो वो रैली कहाँ हुआ था? विंटर पैलेस में 22 जनवरी 1905 संडे को हुआ था. उस टाइम बहुत सारे लोग वहाँ पे आए थे और सीजार्स के पिक्चर्स उनके हाथ में थे और कैप्शन दे रहे थे लॉन्ग लिव द लिटिल वाइट लॉर्ड ऑफ रशिया. तो ऐसे बहुत सारे लोगों की रैली थी सीजार्स की और वो लोग ये कैप्शन दे रहे थे, स्लोगन दे रहे थे लॉन्ग लिव द लिटिल वाइट लॉर्ड ऑफ रशिया, वहाँ पे लिखा हुआ था और ऐसा बोल रहे थे. फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जो सीजार की जो आर्मी है उन्होंने एक फायर स्टार्ट कर दिया इनोसेंट पीपल के ऊपर, एंड इसमें थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल डाइड. बहुत सारे लोग मर गए. एंड कहाँ पे? स्नोई इन पीटर्सबर्ग में मर गए थे. वेयर द टाइम
where the Caesar's palace was situated, जहाँ पे सीजार के जो पैलेस था, जहाँ से ये रैली जा रही थी, वहाँ पे सिचुएटेड था ये चीज़। और वहाँ पे सब कुछ जो भी चीज़ें थी वो सारी की सारी रेड विथ ब्लड हो गया था, सब जगह खून ही खून फैल गया था स्टूडेंट। इसलिए वो डे को ब्लडी संडे बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम मौत हुई थी वहाँ पे बहुत लोगों की स्टूडेंट्स। In history, around this time, a large number of Russians got provoked and became restless as the weaknesses of the Caesardom had become obvious when a small nation like Japan had defeated a massive nation like Russia in the Russia-Japan War 1904-5. In order to pacify the angry Russians, an announcement to call for a Duma legislative assembly, which had not been called for years, was made. Eventually, 4 such Duma were called, but before it can take steps to satisfy the citizen, it had been called off. So students, what happened is that in history around this time, उस टाइम में ऐसे बहुत सारे रशियंस थे जो बहुत ज़्यादा प्रोवोक हो गए थे, उनको जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा था, वो सारे परेशान होकर उन्होंने सीजारडम के ऊपर एक वीकनेस रेस्टलेस स्टार्ट कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक स्मॉल नेशन जापान ने एक बड़े नेशन रशिया को रशिया जापान वॉर में हरा दिया था, डिफीट कर दिया था, तो वो भी एक एंगर रशिया के ऊपर ऑलरेडी था। तो उस टाइम में एक अनाउंसमेंट हुई थी, वो एक कॉल किया गया था कि डूमा लेजिस्लेटिव असेंबली कॉल्ड ऑफ होगा, मतलब एक असेंबली होगी जिसमें बुलाया जाएगा सब लोगों को, और वो असेंबली बहुत सालों तक हुई ही नहीं थी, बहुत सालों तक वो असेंबली हुई ही नहीं थी। और जब ये असेंबली बोला गया था और लोग अपने सिटीजन्स जो थे वो स्टेप्स ले रहे थे, सोच रहे थे कि आने का, तब तक में ये जो असेंबली थी लेजिस्लेटिव असेंबली, डूमा लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया, मतलब उसको कैंसिल कर दिया गया उसके बाद ही तुरंत स्टूडेंट्स। तो एक्चुअली देखिए तो इसमें कुछ ना कुछ तो रीज़न ज़रूर होगा स्टूडेंट्स कि वो कॉल्ड ऑफ हो गया, राइट। नाउ सी द नेक्स्ट वन। On 8 March 1917, the oppressed workers of Petrograd called for a strike. The Caesar sent his troops to suppress this event, but the army refused to shoot these people. As a result, the revolution began. After the fall of the Kazadom, the power fell into the hands of Kerensky, leader of Menshevik group minority. Except for Lenin, everyone in Russia was happy with the fall of the Caesar. But Lenin believed in the importance of laborers as propagated by Karl Marx, while the Menshevik group believed in the importance of the middle class. As a result, Lenin instigated the Bolsheviks against Mensheviks, and in November 1917 declared the final revolution and got the reins in his hands. This came to be known as the Socialist Bolshevik Revolution. Thus, the 300 years old Caesardom came to an end, and for the first time Russia was without a Caesar. So students, अब इसके बारे में देखो, एक नया ट्विस्ट है एक्चुअली देखा जाए। So there is a twist is all about like that. On 8 March 1917, जितने भी पेट्रोइड वर्कर्स थे वो सारे के सारे स्ट्राइक में चले गए थे, मतलब वो सारे काम नहीं करेंगे। तो सीजार ने ट्रूप्स भेजे, ट्रूप्स मतलब सोल्जर्स भेजे, ट्रूप्स मीन्स सोल्जर्स, वो उस जहाँ पे वो स्ट्राइक कर रहे थे वहाँ पे। तो जो आर्मी है उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया शूट करने को पीपल को, मतलब सीजार ने ऑर्डर दिया आर्मी को कि आप वो सारे लोगों को शूट करो, बट आर्मी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम वो लोगों को शूट नहीं करेंगे। तो इसके रिज़ल्ट में क्या हुआ, एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ जो सीजारडम के फॉल में, जो सीजार्स थे उनके डाउनफॉल चालू हो गए, मतलब अब वो लोग
उनकी बात कोई मान ही नहीं रहा था और जो भी पावर था वो कैरेंस के लीडर मेंसिक ग्रुप के पास चला गया था। मेंसेविक ग्रुप एक ग्रुप था रशिया में, उनके हाथ में पावर आ गया था स्टूडेंट्स। एक्सेप्ट फॉर लीनिन एवरीवन इन रशिया में जितने भी लोग थे सबके सब हैप्पी थे उस टाइम में। क्यों? क्योंकि सीजार का डाउनफॉल हो गया था, सीजार का अब कोई भी वैल्यू नहीं था। बट लीनिन बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबरर्स। जो लीनिन थे वो लेबरर्स के प्रीफर में थे और जो मेंसिक ग्रुप है वो ज़्यादातर मिडिल क्लास के प्रीफर में थे स्टूडेंट्स। तो एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ, लेनिन इंस्टिगेटेड बोल्शेविक जो था, बोल्शेविक को मेंसेविक के अगेंस्ट में खड़ा कर दिया। किसने? लेनिन ने। लेनिन इज ऑल्सो अ ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, इन नवंबर 1917 में एक फाइनल रिवॉल्यूशन हुआ जो सबके हाथ खराब कर दिए एंड दिस केम टू बी नोन एज द सोशलिस्ट बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। जो मेंसेविक और बोल्शेविक के बीच में जो वॉर हुआ, जो बात हुई, वो उसको पूरा का पूरा बोल्शेविक रिवॉल्यूशन बोला जाता है स्टूडेंट्स। एंड दस द 300 years old कास्टम केम टू एन एंड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ऐसा हुआ कि सीजार्स के जो थे, सीजारडम थे, वो सब खत्म हो गया और रशिया वॉज विदाउट अ सीजार। सीजार के बगैर रशिया वहाँ पे था एंड एवरीवन वाज वेरी मच हैप्पी एट दैट टाइम स्टूडेंट्स। ओके, दैट इज गुड, राइट? नाउ लेट्स सी द लास्ट वन, effects for world peace. The League of Nations. The horrors of the World War explained the absolute necessity of world peace to the nations of the world. And for this, a need for an international organization was felt. So it became necessary to think actively and immediately about world peace. The American President Woodrow Wilson had contributed substantially in the establishment of the League of Nations. The 14 points suggested by Woodrow Wilson were presented during the Paris peace process on 10 January 1920. The League of Nations was formed. So students, अब हम लोग इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो वर्ल्ड पीस के इफ़ेक्ट्स थे। तो उसमें द लीग ऑफ नेशन, जो नेशंस के लीग से यूनिटी थी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ था वो बहुत ज़्यादा ख़राब वर्ल्ड वॉर हुआ था, बहुत लोग इसमें मर चुके थे और वहाँ पे एक्चुअली देखें तो कोई पीस था ही नहीं, शांति थी ही नहीं। तो एक एक्चुअली इंटरनेशनल वे में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जो एक्टिवली और इमीडिएटली वर्ल्ड पीस के रिलेटेड था, मतलब वर्ल्ड पीस, पूरे दुनिया में पीस रहे, शांति रहे। तो उस टाइम के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन ने कंट्रीब्यूट किया था और इस्टेब्लिश किया था लीग ऑफ नेशंस। किसने इस्टेब्लिश किया था लीग ऑफ नेशन? अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने किया था। इसमें 14 पॉइंट्स थे जो वुड्रो विल्सन ने रिप्रेजेंट किया था पेरिस पीस प्रोसेस में ऑन 10 जनवरी 1920। फिर जाके लीग ऑफ नेशन बना, फिर जाके लीग ऑफ नेशन फॉर्म हुआ स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स सी ये जो लीग ऑफ नेशंस थे उनके एम्स क्या थे, उनके क्या एम्स थे? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इनका पहला क्या था एम कि पूरे दुनिया में पीस, शांति और सेफ्टी रहे। सेकेंड था एवरी नेशन टू रिस्पेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अदर नेशन। थर्ड टू गिव अप द पॉलिसी ऑफ वॉर। तो 2 पॉइंट में ये बोला गया है कि सारे के सारे नेशंस को दूसरे नेशन की रिस्पेक्ट करनी है और उनकी यूनिटी और इंटीग्रिटी सारे नेशन में साथ में होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि जो वॉर की पॉलिसी है वो नहीं होना चाहिए, मतलब वॉर, फाइट, बैटल नहीं होना चाहिए। फोर्थ टू डेवलप इंटरनेशनल रिलेशन। फोर्थ में ये बोल रहे हैं कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया में एक दूसरे के साथ रिलेशन अच्छा रखना चाहिए। फिफ्थ में टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पीसफुली थ्रू नेगोशिएशन और मेडिटेशन।
6th number, if any nation ignores the League of Nations or its mediations, it would be declared as a rebel nation. So students, 5th में ये बोला जा रहा है कि पूरे इंटरनेशनली सारी जगहों में पीस रहना चाहिए, पीसफुल, और कोई भी बात हो वो मेडिटेशनली मतलब शांतिपूर्वक और बातचीत करके ख़त्म हो जाना चाहिए, कोई भी वॉर नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। और 6th पॉइंट में ये बोला गया है कि कोई भी नेशन लीगल ऑफ नेशंस को इग्नोर नहीं करेगा, तो इट वुड बी डिक्लेयर्ड एज अ रिबेल नेशन। जो भी नेशन इग्नोर करेगा और उनकी बात नहीं मानेगा तो वो पूरे नेशन को रिबेल नेशन बोलेंगे। रिबेल उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स जो बात नहीं मानते या फिर दूसरे लोगों से अपोजिट होते हैं, उनको रिबेल्स बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज वर द एम्स ऑफ द लीगल नेशन। The League of Nations, established for power, peace, did not manage to keep a control over the imperialist policies of the superpowers, and in 1939 the Second World War began. So students, ये जो लीग ऑफ नेशंस थे उसने स्टैब्लिश तो कर लिया था कि वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में पीस रहेगा, बट वो चीज़ को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया था क्योंकि सब के सब अपने को सुपीरियर मान रहे थे, अपने आप को सुपर पावर मानना चाह रहे थे कि मैं जो बोल रहा हूँ वही होना चाहिए, ऐसे सुपर पॉलिसीज़ अप्लाई कर रहे थे। फिर क्या हुआ, इन 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगन। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था स्टूडेंट्स। तो हमने इस टॉपिक में, ये चैप्टर अब हमारा कंप्लीट हुआ। इस टॉपिक में हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स? हमने इस टॉपिक में सीखा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके इफ़ेक्ट्स, उसके जो भी चीज़ें, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट, शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स, रशियन बुल्सिक रिवॉल्यूशन और लीग ऑफ नेशंस के बारे में हम लोग ने बात की स्टूडेंट्स। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो और आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा समझ में आया हो, क्योंकि हमारा ये चैप्टर अब कंप्लीट होता है। एंड स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होने के बाद ये क्वेश्चन आंसर्स आप देख सकते हो यहाँ पे। ये क्वेश्चन आंसर्स है जो आपको करने हैं स्टूडेंट्स, ये सारे आप देख रहे हो, ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करने हैं। माई ड्यूटी इज़ टू अंडरस्टैंड यू, make you understand the whole chapter, right? So it's your duty that you have to understand that one too. Okay students, so now our chapter 2 is completed. Now we will see with the new chapter of the same subject, social science students. Okay, so till then stay home, stay safe with the help of this line. I would like to pack up students, so bye bye and have a nice day students.